रोमन रेंस का इतने साल साथ देने के बाद, एक वाइज मैन रहने के बाद, आज फाइनली पता लग गया है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को क्यों छोड़ के गए हैं और उस पे रोमन रेंस का क्या कहना है। भाई चिपके रहना, ये चीज मिस नहीं कर सकते। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई मंडे नाइट रॉ आज चल पड़ी है दोबारा समर स्लैम की बिल्ड की तरफ, और जो शो में आज हमें देखने को मिला है उसमें काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि शो के मैचेस को भी कंफर्म करती हैं और हमें काफी डायरेक्शन दे चुकी हैं। अब तो हम मान सकते हैं रोमन रेंस का समर स्लैम का मैच ऑफिशियली हो चुका है। लेकिन इस शो को स्टार्ट करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, जो कि ऑब्वियसली गुंथर से लड़ने वाले हैं फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट समर स्लैम। और वो आके बात करते हैं कि किस तरीके से उनके दो मेन गोल थे जब WWE में वो वापस आए। एक था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना और दूसरा था टू बिकम अ WWE चैंपियन। और वो कहते हैं कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को पर्सनली ले लेते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने उस गोल से डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूं। लेकिन वो चीज डेफिनेटली आने वाली है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। वो कहते हैं कि गुंथर को जब मैं सामने देखता हूं तो मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं कि मैं विक्ट्री करूंगा और मैं डेफिनेटली जीत जाऊंगा समर स्लैम में। लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरीके से फैंस मेरे साथ हैं और मेरी साइड लेते हैं, मैं ये जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं अपना 100% दूंगा। वो गुंथर को वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड बुलाते हैं और ये भी कहते हैं कि देखो भाई, अब सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं मेरे पास इस बीस्ट के लिए ट्रेन करने के लिए। अब आई डोंट नो कि इस बीस्ट को एक बार फिर से हम ब्रॉक लेसनर से जोड़ने वाले हैं कि भाई शायद यहाँ पे गुंथर को डिस्ट्रॉय करने ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, सीएम पंक को कन्फ्रंट करने आ सकते हैं। वो सारी बातें भाई समर स्लैम में करी जाएंगी, अभी उसका कोई यहाँ पे तुक नहीं बनता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं 2 हफ्ते की क्या बात कर रहा हूँ, इस मोमेंट के लिए तो मैं पूरी जिंदगी से ट्रेन करता आ रहा हूँ। बिकॉज जब मैं शीशे में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं, मैं हूं सीएम पंक। गुंथर आते हैं बाहर और ऑब्वियसली काफी सारे लोग उनको बूस्ट कर रहे थे, यू टैप्ड आउट की चैंट्स हो रही थी गुंथर के लिए। और वो बोलते हैं सीएम पंक को कि देख भाई, हम तो एक ही तरीके से सोचते हैं, हम दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं, पैसे बनाने के लिए और टाइटल्स जीतने के लिए आए हैं। वो कहते हैं हम दोनों की ईगो बहुत बड़ी है, लेकिन एक फर्क है इन 2 बड़ी ईगोज में। तेरी जो ईगो है वो इन फैंस की वजह से बनी है, वो जो तेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन जो मेरी ईगो है वो इस वजह से है जो चीजें मैं जीता हूं, जो मेरे एक्कोलेड्स हैं और जिस तरीके से मैं एक के बाद एक वर्ल्ड चैंपियन बनता रहता हूं। वो सीएम पंक के अगेंस्ट कहते हैं मैं शॉट नहीं लेने आया, तेरे को नीचा दिखाने नहीं आया, ये सिंपल सी बात मैं तेरे साथ करने आया हूं। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि समर स्लैम के अंदर मैं तेरे को रिग्रेट करवाऊंगा कि तूने आके मेरे से मैच लिया। वो कहते हैं कि एक गीले टॉवल की तरह मैं तेरे को नीचे फेंक दूंगा और उस पॉइंट के बाद ना ही तू चैंपियन बनेगा और ना ही तू बेस्ट इन द वर्ल्ड रह जाएगा, बिकॉज उसके बाद सिर्फ तेरे पास ये पागल फैंस रह जाएंगे जो जिंदगी भर तक तेरा नाम चैंट करते रहेंगे। ऑनेस्टली ये प्रोमो काफी अच्छा था और जो बैक एंड फोर्थ थी वो काफी डिसेंट लगी। लेकिन एट द एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सीएम पंक के पास कुछ और वर्ड्स होंगे गुंथर को बोलने के लिए, जिसको और हीट अप कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मे बी WWE ने वो चीज नेक्स्ट वीक की रॉ के लिए बचा के रखी है, जो कि गो होम शो भी होने वाला है समर स्लैम का। ऑब्वियसली अब ज्यादा टाइम तो बचा है नहीं शो के लिए, लेकिन सीएम पंक और गुंथर का जो मैच है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफी हीट अप हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं तो शेमस का मैच होता है रूसेव के साथ, और इसमें मैं क्या ही बोलूं भाई, एक बैंगर दिया इन्होंने, लेकिन ये लीड कहां पे कर रहा है उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एट द एंड शेमस अपनी जो है वो शिलेली जो साइड में रखते हैं उसको रूसेव यूज करने वाले थे, लेकिन रेफरी भले ही डिस्ट्रैक्टेड था, शेमस एक ब्रोक किक मार के रूसेव को हरा देते हैं। इसमें मैं इतना ही बोल सकता हूं, अगर आपको रेसलिंग एंजॉय करनी है, मोमेंट्स एंजॉय करनी है, प्योर रेसलिंग की तरह देखना है, तो इस मैच को आप जाके जरूर चेकआउट करें। लेकिन स्टोरी लाइन वाइज मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कहां पे ये लीड करेगा। इसके बाद बात करते हैं रॉकी टैग टीम डिवीजन की, जो बिल्कुल भी भाई धीरे धीरे स्ट्रगल ही करती चली जा रही है। आज इसके नंबर 1 टैग टीम टाइटल्स के कंटेंडर फॉर्म करे जा रहे थे और ये मैच हुआ था LWO वर्सेस न्यू डे वर्सेस द अमेरिकन मेड। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एल ग्रांडे अमेरिकानो जबकि इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और न्यू डे जबकि इस मैच को जीतने के काफी करीब आ गई थी, लेकिन न्यू डे इस मैच को एक्चुअली में जीते नहीं है। न्यू डे यहाँ पे हार गए हैं और LWO को नंबर 1 कंटेंडर बना दिया है फॉर द टैग टीम टाइटल्स। भाई डेफिनेटली नई टीम को मौका दे रहे हैं, वो समझ आता है,
लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि जजमेंट डे के सामने एलडब्ल्यू को शायद इसीलिए रखवाया गया ताकि वो हार जाएं और फिर में भी दोबारा कोई कंटेंडर बनाए जाएंगे समर स्लैम के लिए। लेकिन ये मैच समर स्लैम में तो नहीं होने वाला, एलडब्ल्यू वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड। आई डोंट थिंक इसकी कोई वहां पे जगह है, मे बी मल्टीपल टैग टीम मैचेस हो सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो इसके बाद देखने को मिली वो ये कि न्यू डे ने किस तरीके से कुछ बातें मेंशन करी बैक स्टेज। न्यू डे, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स कहते हैं कि भाई हम इतना करीब आ गए, अब एक चीज जो मिसिंग लग रही है ना हम दोनों के बीच में, वो एक पावर है, वो एक यूनिट है जो हमारी हेल्प कर सके हमको उन टाइटल्स तक पहुंचाने के लिए। अब बंदा सोचेगा क्या बिग ई को वापस लाने की, कहीं ना 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 भाई, बिग ई को वापस लाने की तो दूर दूर तक ये लोग बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आ जाते हैं ग्रेसन वॉलर, वो कहते हैं कि देख भाई एक बड़ी न्यूज मैं लेके आऊं तुम्हारे लिए, रेडी हो जाओ इसको सुनने के लिए। ऑस्टिन थ्योरी इंजर्ड हो चुका है और इसी के साथ ए टाउन डाउन अंडर ऑफिशियली खत्म हो गया है और ये 240 पाउंड का जो वेट मेरे साथ इतने टाइम से घूम रहा था ऑस्टिन थ्योरी के नाम से, वो मेरे कंधों से हट चुका है और वो अपने आप को ऑफर करते हैं एज दिस पावर जो न्यू डे ढूंढ रही है। ऑब्वियसली उनको रिजेक्ट नहीं किया गया मुंह पे, लेकिन इज्जत रखने के लिए न्यू डे ने बोला हाँ तेरे को कंसिडर करेंगे। बट इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि पहली बात तो न्यू डे को कौन ज्वाइन करेगा और ये ए टाउन डाउन अंडर का जो ब्रेकअप हुआ है भाई, डेफिनेटली इस तरीके से नहीं सोचा था किसी ने एक बैक स्टेज सेगमेंट में हो जाएगा। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी आई डोंट नो क्या सीरियसली इंजर्ड है या क्या हुआ है, लेकिन ये जरूर होप कर सकते हैं कि जब वापस आएंगे ऑस्टिन थ्योरी तो उनको एक बेबी फेस बनाया जाएगा और वन ऑफ द लाउडेस्ट पॉप्स जो पोटेंशियली हो सकती है उनके लिए वो फाइनली हमें देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, इस पे हमें अपनी नजरें बना के रखनी चाहिए। अब ट्रिक विलियम्स का ये प्रोमो हुआ था और यूजुअली हम मंडे नाइट रॉ की जो बीच बीच में चीजें होती रहती हैं ब्रेक के टाइम पे उनकी बात नहीं करते। कल एनएक्सटी में उनको अंडरटेकर कन्फ्रंट करेंगे तो क्विकली मैं आपको बता दूं कि ट्रिक विलियम्स ने बोला कि भाई अंडरटेकर की नीज की लगता है ऐसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बिकॉज कल वो एनएक्सटी में आएगा तो मुझे उसको दोबारा नॉकडाउन करना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा और उसकी आंखें जो है उसके सर के पीछे मारनी पड़ेगी, मुझे उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो शॉर्ट जरूर लिए ट्रिक विलियम्स ने। इंटरेस्टिंग रहेगा टुमारो द न्यू टीएनए चैंपियन या फिर उन्होंने अपना जो टाइटल रिटेन करा है स्लैमिवर्सरी के अंदर वो उसको लेके अंडरटेकर के सामने आएंगे कल एनएक्सटी में। इसके बाद बात करते हैं तो बेकी लिंच आती है इन द रिंग और वो लायरा को एक बार फिर से कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती। वो कहती हैं कि किस तरीके से मैंने लायरा को उसको ऑलरेडी इतनी फेम जो है वो देनी थी दे दी। उसको लास्ट वीक तो पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने की मौका दिया गया, नंबर 1 कंटेंडर, और आज उसको टैग टीम टाइटल मैच भी दिया जा रहा है। आखिर क्या जरूरत है लायरा को 2 बेल्ट जितवाने की। वो कहती है भले ही ये समझ आता है कि बेकी एक पॉइंट पे 2 बेल्ट्स थी, लेकिन लायरा के लिए कोई वो नीड नहीं है। तो बेकी लिंच ऑब्वियसली कुछ भी यहाँ पे उनको दे नहीं रही है। बाहर आती है लायरा वेल्केरिया और ये एक स्टिपुलेशन बेकी ने दोबारा डाल दी है कि अगर इस मैच को हार जाती है लायरा समर स्लैम में तो वो दोबारा इस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकती हैं। और दूसरी तरफ से लायरा का काउंटर है कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन नो काउंट आउट मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि बेकी लिंच ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। बेकी लिंच अपना हैंडशेक ऑफर करती हैं लेकिन उसके बाद चीप शॉट के लिए जाती हैं, बट उसको रिवर्स कराया जाता है एक मैन हैंडल स्लैम के अंदर और यहाँ पे लायरा को जो है अपर हैंड मिलता है। बेकी का ही फिनिशर उनके ऊपर उन्होंने लगा दिया। इसके बाद विमेंस टैग टीम टाइटल्स का मैच देखने को मिला जहां पे रकेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सेन पेरेज अपने टाइटल्स डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट बेली एंड लायरा वेल्केरिया। और बेली का मानना यहाँ पे था जो हो गया, हमें दोस्त बन जाना चाहिए दोबारा और टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ना चाहिए। वो मैच जो रेसलमेनिया में नहीं हो पाया आज फाइनली यहाँ पे हो रहा है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे जोड़ी गई इस मैच के साथ जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहली इंटरफेरेंस थी वो डोमिनिक मिस्टीरियो जो रिंग साइड पे खड़े हुए थे, एजे ने यहाँ पे दिमाग खराब कर रखा था पूरी मंडे नाइट रॉ में डोमिनिक का। पहले तो जब वो अरीना में अराइव हुए तो एजे डोमिनिक का वैले बन के उनकी गाड़ी की चाबी पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो बैक स्टेज पोचा लगा रहे थे और यहाँ पे जब डोमिनिक को गलती से रकेल एक बिग बूट मार देती हैं तो मेडिकल टीम का मेंबर बन के भी एजे स्टाइल्स वहां पे आ जाते हैं। और ये सब इसीलिए करा जा रहा था ताकि किसी तरीके से डोमिनिक इतना गुस्से हो जाए कि वो जाके अपने आप को मेडिकली इवैल्यूएट करा सकें और ये पता लग सके कि क्या वो क्लियर्ड है फॉर अ मैच एट समर स्लैम या फिर नहीं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो सारी डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिली, बेकी लिंच भी आती हैं और वो लायरा को अटैक कर देती हैं जब रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था, जिसकी वजह से टहाना बॉम्ब पड़ता है यहाँ पे बेली को और बेली पिन हो चुकी हैं और इस मैच को एक बार फिर से जजमेंट डे जीत चुकी है।
जब से लिव मॉर्गन गायब हुई हैं, रकेल और रॉक्सेन ने बैक टू बैक अच्छे टैग टीम मैचेस दिए हैं, जो कि इन टैग टीम टाइटल्स को बढ़िया भी बनाता है। लेकिन मुझे लगता है भले ही बेकी ने यहाँ पे ये चीज करी हो, बेली कहीं ना कहीं इस चीज को उतना सीरियसली लेंगी और उसी तरीके से वो लायरा को कॉस्ट भी कर सकती हैं। मे बी एट समर स्लैम हमें वो मोमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें इस डोमिनिक वाली सिचुएशन की, तो फाइनली वो बाहर निकलते हैं, उनको क्लियर कर दिया गया है और वो एजे स्टाइल्स को वहां अटैक भी कर देते हैं। ऑफिशियल हो गया मैच एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट समर स्लैम। कैरियन क्रॉस का मैच होता है सैमी ज़ेन के साथ, जो कि ऑब्वियसली काफी लॉन्ग टर्म से बनाया जा रहा। नाइट ऑफ चैंपियंस में कैरियन हार गए थे, लेकिन आज उनको विक्ट्री दी गई है और सैमी ज़ेन को रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद एक स्टील पाइप से अटैक करते हैं और पिन कर चुके हैं यहाँ पे कैरियन। तो ये स्टोरी डेफिनेटली आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। आई डोंट नो कि क्या इनका एक और मैच समर स्लैम में डाला जाएगा या फिर नहीं, लेकिन इसको फॉलो करना जरूर बनेगा। कुछ अच्छा यहाँ से निकल के आ सकता है। सैमी ने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा है कि कैरियन क्रॉस सच बोल रहे हैं। इसके बाद एक कमाल का मैच आज जो फ्री टेलीविजन पे WWE ने हमें दिया भाई, जब से एवोल्यूशन हुई है विमेंस रोस्टर का एक अलग से ही मोमेंटम चल रहा है बढ़िया मैचेस देने का। और एक और कमाल का जबरदस्त मैच आज हुआ है स्टेफनी वकैर वर्सेस इयो स्काई। और मुझे बहुत अच्छी लगी चीज देख के कि स्टेफनी क्लैश इन पेरिस में उनको मौका मिलेगा फॉर WWE विमेंस चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्लियरली ऐसा दिखाया नहीं जा रहा कि किसको वो चैलेंज करेंगी। तो सबको वो कन्फ्रंट कर रही है भाई, कभी रिया को, तो कभी इयो को, तो कभी नाओमी को, कि आखिर कौन बन सकता है, वो कौन हो सकता है चैंपियन जिनके सामने स्टेफनी एक्चुअली में जाएंगी। तो ये मैच बहुत ही बैंगर चल रहा था। इसमें दिस इज ऑसम, होली शिट, सारी चैंट्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुई। यहाँ पे डेविल्स किस हमें देखने को मिलती है, लेकिन इंटरफेयर कर देती है यहाँ पे सीक्रेट हर्विस और चेल्सी ग्रीन, जिसकी वजह से मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। इयो स्काई काइंड ऑफ हम कह सकते हैं हार गई, एक डीक्यू की वजह से, ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन उसके बाद नाओमी आती है यहाँ पे अटैक करने के लिए और फाइनली रिया रिप्ली आती हैं सेव करने के लिए। चेल्सी ग्रीन को भी यहाँ पे अटैक किया जाता है और बेसिकली क्लियर कर देती हैं रिया रिप्ली। सारे बेबी फेसेस जो हैं वो यहाँ पे टॉल खड़े हुए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि रिया वर्सेस ईओ वर्सेस नाओमी होने वाला है समर स्लैम में एक ट्रिपल थ्रेट मैच और मोस्ट लाइकली उसका विनर चैलेंज करेगा स्टेफनी को एट क्लैश इन पेरिस। और फाइनली आ जाते हैं रोमन रेंस की सेगमेंट पे, जो कि मेन इवेंट के लिए आज बचा के रखी हुई थी। पॉल हेमन बाहर आते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ और सबसे पहले वो बोलते हैं कि इससे पहले कि ये बंदा रोमन वापस आए, बाहर आए, मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी है। और उसी समय रोमन का म्यूजिक बज जाता है, क्राउड पागल हो जाता है एंड विद दैट ड्रिपिंग और आउट कम्स द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। भाई बहुत ही ज्यादा बूस्ट पॉल हेमन के लिए और बहुत ही ज्यादा चीयर्स और चैंट्स रोमन रेंस के लिए, ओटीसी चैंट्स रोमन रेंस की चैंट्स। लेकिन इसी सबके बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉल हेमन बोल गए और इस चीज को हमें लाइटली लेना चाहिए या फिर सच मान लेना चाहिए, आई डोंट नो। लेकिन वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस विल बी आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक सेथ रॉलिंस हमें देखने को नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे जो ब्रीफकेस है बेसिकली ब्रॉन्सन रीड या पॉल हेमन ही लेके घूम रहे हैं, कुछ उसका हमें कैश इन का इंडिकेशन भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं, खड़े होते हैं और पॉल हेमन जबकि बोलते हैं, रोमन रेंस को कहते हैं कि मैं कभी भी तेरे को बुरा नहीं फील कराना चाहता हूं, तेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट रखते हुए तेरे को एक ऑफर जरूर देना चाहता हूं। वो कहते हैं रोमन रेंस को कि क्यों ना अभी हम एक लीडर की जो है हमें कमी महसूस हो रही है, तू देख सकता है कि दो कैसे शाइनिंग स्टार्स मेरे साथ में खड़े हैं, क्यों ना तू आ जाए और इसको लीड करे। और ऑब्वियसली ये एक ऑफर था, पॉल हेमन भाई बचने की कोशिश कर रहे हैं। रोमन रेंस पहले तो सबको एक्नॉलेज कराते हैं, एक्नॉलेज मी बोल के, और पॉल हेमन भी ऐसे खड़े हो जाते हैं आके कि जैसे वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं भाई किसी ने सुना भी आखिर ये पॉल हेमन एक्चुअली बोल क्या रहा है। यही वो बंदा है जो एक पॉइंट पे मेरा वाइज मैन हुआ करता था, लेकिन आज ये सिर्फ एक डम्बैस है। रोमन रेंस कहते हैं कि देख भाई, भले पॉल हेमन ने एक पार्ट प्ले करा था बहुत इंपॉर्टेंट मेरे चैंपियनशिप जीतने में, लेकिन उसको रिटेन करने में कोई पार्ट नहीं प्ले करा था। वो सिर्फ एक डम्बैस है। जिन्होंने हेल्प की थी मेरी वो थे दी उसोस, सोलो सिकोआ और मे बी एक पॉइंट पे इवन सैमी ऊसो ने भी थोड़ी हेल्प की। तो पॉल हेमन को गुस्सा आ रहा था कि अच्छा भाई सैमी का तू नाम लेगा, मुझे कोई तू क्रेडिट नहीं देगा कि इतने टाइम तक तू चैंपियन था। वो कहते हैं कि पॉल हेमन को ऐसा लगता है
कि भाई उसी ने ही ब्लड लाइन बनाई है, कि जैसे कोई एक रेसलिंग ग्रुप है, एक फैक्शन है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड लाइन तो भगवान की देन है, बिकॉज ये एक फैमिली है। वो कहते हैं कि इतने टाइम से पॉल हेमन हमारी फैमिली का एक फ्रेंड था, लेकिन जब मैं आया मैंने उसको एक रोल दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी वाइज मैन बनने की, और उसको अपनी फैमिली के अंदर लेके आया, वो मौका मैंने उसको दिया। लेकिन उसने किया क्या? जब 4 साल मुझे लगे और फाइनली चलो मैं एक दिन चैंपियनशिप हार गया, ये बंदे ने मेरे अगेंस्ट टर्न कर लिया। वो कहते हैं कि ये आके ऐसे बोलता है कि मैं चला गया था भाई, मैं निकल गया था यहां से, जबकि मैं घर पे बैठ के अगली जनरेशन ऑफ ब्लड लाइन को रेस कर रहा था। जो कि सुन के मुझे बहुत हंसी आ गई भाई, कि कैसे रोमन रेंस अपने बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि भाई मैं तो बच्चों के साथ खेल रहा था, तुम क्यों कह रहे हो भाई मैं छुट्टी मना रहा हूँ? छुट्टी कौन मना रहा है भाई, काम चालू था घर पे भी रोमन रेंस का। लेकिन यहाँ पे फिर ब्रॉन ब्रेकर जो है वो बीच बीच में आगे आ रहे थे भाई, और रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं कि भाई लर्निंग ट्री बन, तू सीख तू मेरे से, बिकॉज जब एक दिन ब्रॉन ब्रेकर तू इस इंडस्ट्री के टॉप पे होगा, कि बिल्कुल तेरे अगेंस्ट भी ऐसा ही पॉल हेमन करेगा, तेरे अगेंस्ट भी वो टर्न कर जाएगा। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कहां मानने वाले थे, वो बार बार रोमन को कन्फ्रंट कर रहे हैं। फाइनली पॉल हेमन को पीछे करते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे, तो रोमन कहते हैं लर्न किड, तो जूनियर बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं भाई, उसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट की तरह। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर आते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं अब मैं बिग डॉग हूं, अब मेरी चलेगी यहाँ पे, और मैं नया बिग स्टार हूं। और वो कहते हैं कि रोमन रेंस इस पॉइंट पे तू वर्थलेस है, और अगर किसी की वैल्यू है इस रिंग के अंदर और रहेगी आने वाले टाइम में, तो वो मैं हूं। वो कहते हैं कि तेरे को वही करना चाहिए जो तू हमेशा करता है, एंड दैट इज टू लीव दिस रिंग। और यहां पे जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, रोमन रेंस माइक लेते हैं और कहते हैं भाई तूने अभी जो भी ये बकवास करी है ना, मुझे तो समझ आई नहीं है, तो तेरा माइक शायद चल नहीं रहा था, ये ले मेरा माइक पकड़। वो कैच कराते हैं और भागते हुए पड़ता है एक सुपरमैन पंच। यहां से बेसिकली सारी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। रोमन रेंस हैंडल नहीं कर पाते दोनों ब्रॉन और ब्रॉनसन को, तो आ जाते हैं ऊसो यीट, जे ऊसो आते हैं बाहर। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो एंडिंग सीन्स देखने को मिले, कि ऑब्वियसली ईट की काफी सारी चैंट्स हुई, जे ऊसो ने क्लियर करा रिंग को, और एक डबल स्पीयर पड़ता है यहाँ पे इन दोनों को, रोमन और जे की तरफ से। और जो समर स्लैम का मैच दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे, वो क्लियरली एक टैग टीम मैच है, 1-on-1 मैच नहीं है। रोमन रेंस एंड जे ऊसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि ऑब्वियसली जे ऊसो को कार्ड पे ना रखें ऐसा हो नहीं सकता है। ये थी मंडे नाइट रॉ की एंडिंग। मुझे डेफिनेटली ये स्टोरी टेलिंग जो रोमन की तरफ से प्रोमो थी भाई अच्छा लगा सुन के, जिस तरीके से उन्होंने ये स्टोरी एक्सप्लेन करी कि क्यों पॉल हेमन अब यूजलेस हो चुका है बिकॉज वो रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो पार्ट काफी अच्छा था। इतना बड़ा प्रोमो रोमन रेंस से हमें सुनने को मिला इतने टाइम बाद, भाई अपने आप में भला है भाई कि रोमन हमें वो टाइम दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक फाइनल बिल्ड रहेगी और उसके बाद समर स्लैम, और फिर रोमन रेंस कहेंगे अच्छा चलता हूं भाई अपनी ब्लड लाइन को प्रिपेयर करने जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो रही है WWE की। ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।